हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक बाल विकास की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर अपन 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो पैटर्न है वो अपन को पता चल सके। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इसका पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उस पर जाएँ और अपना देखें इस वीडियो को। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो पहुँच सके। ठीक है, और इसी के साथ आप जो अपने फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी इसको शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में स्टूडेंट्स जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपन। इसको एज ए टेस्ट ही लेके चलें आप, और लास्ट में आप कमेंट ज़रूर करें कि आपके 30 में से इसमें कितने मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, जिससे मुझे भी आइडिया लग सके कि स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी कैसी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की क्लासेस लेके आएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ अपन साइंस की सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर वो आप कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो चलिए बताइए, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अपन को क्या पूछा था? अपन को पूछा था कि नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा था। तो जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विकास है वो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये तो सभी का आंसर सही होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन सेकंड है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट, इट इज स्टेज फ्रॉम, कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। याद कीजिए जीन पियाजे की थ्योरी। बहुत अच्छे, सभी लोग अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो जो 7 से 12 वर्ष होती है उसके अंदर क्या होती है? जो बालक होता है उसके अंदर जो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है बालक? इसके अंदर जो कंक्रीट थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। पियाजे की तीसरी स्टेज में आता है, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इसको करेक्ट करेंगे। वेरी गुड जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशक्रम और वातावरण का क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, योगदान है। ठीक है, योगदान का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेटेड बाय पियाजे, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, पियाजे की थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन को पूछा कि बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, अपन को पूछा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल संचारण, जो सोशल ट्रांसमिशन है, सामाजिक संचारण इसको बोलेंगे अपन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पियाजे ने इसकी बात नहीं है, इसकी बेसिकली बात की है वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, उसके
उन्होंने सोशल ट्रांसमिशन की बात की है, लेकिन पियाजे ने सिर्फ संतुलीकरण की बात की है, एक्सपीरियंस की बात की है और बहुत सारे तत्वों की बात की, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पूछा है वो क्या है, नहीं की है। कौन से तत्वों की बात नहीं की? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? ध्यान से ऑप्शन पढ़ें जी, बहुत अच्छे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपन को 4 ऑप्शन है, उसी में क्या दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हुए अपन को, पॉजिटिव दिए हुए हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन अपन को क्या है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, जो आप सभी कुछ लोगों ने बहुत राइट आंसर दिया इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग है वो क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, एबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, वीकनेसेस एंड गैप्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन सी, क्रिएटिव, ठीक है। जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उसका अपन क्या बोलते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, वीकनेसेस एंड गैप्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ओके, जिनको बोलते हैं सृजनशील बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पे कोट फेंकने की आदत डाल ली थी या फिर डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है चेन लर्निंग, ऑप्शन सेकंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट लर्निंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल सोच समझ के इसका आंसर दें। काफ़ी स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे हैं इसका, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैग कर रहे हैं जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन लर्निंग, ठीक है। तो जो चेन लर्निंग है वो इसका आंसर होगा, कि जो कॉलेज से जो लड़की है वो आती है, उसमें हैबिट होती है कि वो कोट को क्या होती है, फ्लोर पे ही फेंक देती है, फिर डाल देती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो माँ है उससे बोलती है कि कमरे में जाओ और उसको कोट को खूंटी पे टांगो, ठीक है। तो फिर वो जब दोबारा आती है, घर में प्रवेश करती है, तो वो क्या करती है, कोट को अपने हाथ में लेके फिर वो अलमारी की तरफ जाती है और वहाँ कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया चेन लर्निंग का, जिसे अपन बोलते हैं श्रृंखलागत अधिगम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूड, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये जो प्रशंसा एवं दोषारोपण या फिर प्रतिद्वंदिता एवं पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान, ये जो चारों हैं वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के क्या है,
एग्जाम्पल है बाह्य विवरणा में समावेशित है ये चारों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A process in which an individual learns new responses by observing the behavior of another rather than through direct experience is known as। ठीक है, कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ठीक है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। ठीक है, व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करेगा, बल्कि जो उसके वातावरण में जो हो रहा है, उसके जो सामाजिक गतिविधियों से वो सीख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम हो रहा है उसको। ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देख कर वो अधिगम कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज। ठीक है, ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए, भागने की प्रवृत्ति होना। ऑप्शन बी, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, या फिर अवधान संबंधित बाधा या फिर विकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा का अभाव। जी जी, चलो जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन को पूछा सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज। ठीक है, तो इसका जो सिम्टम है वो क्या होगा? अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? क्या? जी बिल्कुल, नहीं, कुछ लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। कि ऑप्शन बी है, इसमें देखो क्या दे रखा है? एनर्जेटिक दे रखा है, या फिर ऊर्जावान। तो जो ऊर्जावान है, एनर्जेटिक होगा, वो तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी तो होगी नहीं, वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए, वो तो उसको हेल्प करेगा लर्निंग में, अधिगम में उसको हेल्प करेगा, वो तो मदद करेगा। ठीक है, तो इसका होगा क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, अवधान संबंधित बाधा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधान संबंधित बाधा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। बच्चे का अटेंशन ही नहीं है, तो अटेंशन नहीं है तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। उसका क्लास में बैठा, उसका अटेंशन मतलब उसका जो ध्यान है वो क्लास में नहीं है, वो कहीं और है, तो अधिगम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट्स लर्निंग। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? आपको इन चारों में से व्यक्तिगत कारक को देखना है कि कौन सा एक सा व्यक्तिगत कारण है जो अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अधिकतर लोगों ने। जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, मैच्योरेशन एंड एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास मीडिया है, जो संचार के साधन है वो क्या है? गौण है, सेकेंडरी है ये सारे फैक्टर्स। टीचर्स भी सेकेंडरी है, पीयर ग्रुप भी सेकेंडरी है। जो पर्सनल है, जो व्यक्तिगत कारक है वो क्या है? परिपक्वता एवं उसकी आयु, जो कि अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता से वेरी करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, A cricket player develops the skill of bowling, but it does not affect his skill of batting. It is known as। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज़ का तो आप तुरंत कर जाओगे इस क्वेश्चन को। जी बिल्कुल सही। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, चलिए इन चारों ऑप्शन को यहाँ समझते हैं फटाफट जल्दी से, 2 मिनट में अभी जल्दी से सीखेंगे इसको। कि इसमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इसमें दिए हुए हैं, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक जीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या देखो क्वेश्चन अपन को ये पूछा हुआ है कि एक जो क्रिकेटर है उसको गेंदबाजी का कौशल आता है,
और उसके साथ साथ उसको एक बल्लेबाजी का अगर वो कौशल आता है उसको, तो उसको वो प्रभावित नहीं करता, मतलब एक कौशल दूसरे कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण क्या होता है, ये वो होता है कि आपने एक लर्निंग किया, आपने एक अधिगम किया, वो अधिगम या फिर वो जो कौशल है आपको दूसरा कौशल सीखने में मदद करे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। और अगर एक आपने अधिगम किया या फिर आप में कुछ कौशल है, वो दूसरे कौशल को सीखने में, फिर दूसरा अधिगम करने में वो आपको क्या बाधा बन जाए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण का एग्जांपल लें, जैसे कि अपने इंडिया में जो ड्राइविंग है वो राइट साइड में होती है ड्राइवर सीट। ठीक है, ड्राइवर राइट साइड में बैठ के ड्राइव करता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में ड्राइवर सीट होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंडिया का ड्राइवर अगर वहाँ जाएगा तो उसको क्या होगी, ये जो उसके पास जो कौशल है, जो ज्ञान है, जो अधिगम है ड्राइविंग करने का, वो उधर क्या बनेगा, बाधा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट शोज द मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको चूज करना राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऐसे, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को आप। जी, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुल एक्सप्रेशन। ठीक है, और हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन। ठीक है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण एवं सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ठीक है, ये क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य की उत्तम रूप होगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या होगा, उत्तम रूप होगा। बाकी लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, अगर मानसिक विकार है उससे उसको, तो वो उत्तम रूप कहाँ से हुआ उसका। ठीक है, या फिर फ्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से फ्री है, विकार से मुक्त है एकदम से, तो वो भी उत्तम नहीं हुआ व्यवस्था, उत्तम रूप उसका नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, जो कि फुल एक्सप्रेशन है, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन है, लक्ष्य की ओर निर्देशन है। ठीक है, ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। Though number of psychologists like Freud, Piaget explain personality development in terms of stages, but only Piaget talked of. फ्रॉइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, तो आपको बताना प्याजे ने किसके बारे में किसकी व्याख्या की है इसके अंदर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन स्टेजेस। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए उन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, प्याजे बात करते हैं कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Wilford has given the terms convergent thinking as equivalent to। ठीक है, कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, आपको ये बताना है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ गलत करे तो चलता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मकता जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन है उसको समान अर्थ में कौन सा शब्द दिया है, कौन सा पद दिया हुआ है, सृजनात्मकता। ठीक है, इक्विवेलेंट कौन सा है, क्रिएटिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरेस्ट, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, सत्य नहीं दे रखा है, नॉट ट्रू। चलिए बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अपन को पूछा सत्य नहीं है, रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड अवर्जन ऑफ बिहेवियर, ये ऑप्शन होगा अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, क्योंकि रुचियाँ क्या होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो होता है इनेट एंड एक्वायर्ड, जो कि जन्मजात होता है और क्या होता है, अर्जित होता है। अपन को पता है कि जो रुचि है वो जन्मजात होती है और वो उसको अपन एक्वायर भी कर सकते हैं, टाइम के साथ अर्जित भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट क्या है वो डेवलप होता जाता है, अर्जित होता जाता है। ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं। दूसरा है कि इंटरेस्ट चेंजेस विद द टाइम, रुचि है वो क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तब आपकी रुचि कुछ और थी, और जब आप बड़े हो गए तो आपकी क्या होगी, रुचि बढ़ गई। ठीक है, या फिर चेंज हो गई, जिसमें पहले रुचि थी वो अब उसमें रुचि आपकी नहीं रही। तो ये ऐसे बदलती रहती है रुचियाँ, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तीसरा है कि इंटरेस्ट आर नॉट रिलेटेड टू कैपेसिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि रुचियाँ वो योग्यताएं अभी क्षमताओं के संबंधित नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एटीट्यूड इज, अभिवृत्ति क्या है, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, बस आप जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करें, बिल्कुल सब हो जाएगा जी। चलिए, तो इसका अपन देखते हैं सही आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एन इमोशनलाइज्ड टेंडेंसी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस टू रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके प्रति पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो रिएक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, जो भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में क्या होती हो, प्रतिक्रिया करती हो। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज। ठीक है, तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, अपन को ये बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, देखते हैं कौन कौन इसको सही कर पाता है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल रोल। ठीक है, नाम मात्र की भूमिका होती है हेरिडिटी वंशानुक्रम का व्यक्तित्व और बुद्धि के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर, कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से इस टॉपिक को। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी 3 स्टेजेस, इड, ईगो और सुपर ईगो। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईदम, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ईद। ठीक है, ये जो ईद होता है ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर का स्टोर हाउस होता है। जैसे अपन को भूख लग रही है, खाना चाहिए होता है अपन को, भूख लगती है तब, और जैसे अपन बोल सकते हैं कि अपने अंदर प्यास लगती है अपन को,
तो इसके ये क्या होता है कि ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं, ठीक है। जो बच्चा होता है वो क्या है, जैसे उसको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ क्या कर रहा है। उसको जैसे भूख लगी है तो वो रोने लग जाएगा, उसको ये नहीं पता कि अपन घर पे नहीं है, फिर बाहर है। देखा होगा कि बसेस में या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते करते जो लेडीज़ है वो अपने बच्चे को फीड कर रही है, उनको दूध पिला रही है। तो वो क्या है, उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनके जो ईद में जो आता है, जो डिज़ायर आती है कि उनको भूख लगी है तो वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स अस अ लॉट इन डीलिंग विद, कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है अपन को, किस में करता है, हिंसा से निपटने में, या फिर दबाव में निपटने में, या फिर थकान से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपन को स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज द मोस्ट सेटिस्फाइंग, ध्यान से पढ़ना, मोस्ट सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल, ठीक है। इसके लिए अपन को बताना कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र की सबसे संतोषजनक होगी। तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। जी गुड, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर राइट दे रहे हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैंटेसी, अति कल्पना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट was designed by children between age 3 to 10. The CAT कार्ड्स सब्सटीट्यूट्स के बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, बताइए कौन सा होगा। ये जो कैट है, इस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया था, किसने बनाया था, बेल लेक ने इन 1949 के अंदर। इसके अंदर जनरली 10 कार्ड्स अपन यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को, ठीक है, एनिमल्स फॉर पीपल। ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होता है, अपन को पता है कि उनको अपन जानवरों की कहानी सुनाते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ में, ठीक है, और वो जानवरों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, छोटे बच्चों, जब 3 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें लर्निंग में, अधिगम में बहुत सारी हेल्प करता है थ्रू एनिमल्स फॉर पीपल। लोगों के स्थान पर जानवरों को अगर अपन लेते हैं तो वो क्या है, बहुत जल्दी से सीखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In order to nurture creativity, a teacher should take help of which of the following method? कि सृजनशीलता को पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ठीक है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग या फिर विचारावेश। ब्रेन स्ट्रॉमिंग जनरली होता है कि एक जैसे प्रॉब्लम होती है उसके इफेक्टिव आंसर, बहुत सारे आंसर फाइंड करना, और इफेक्टिव हो जो उसको फाइंड करना, वो होता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए हिंदी वाले भी देख लें नीचे, बताइए। सही, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा,
नहीं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करें। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीड इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। ठीक है, कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये क्या है, सत्य कथन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरटीई से। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कि न्यूनतम वर्किंग आवर्स क्या है इन ए वीक फॉर ए टीचर, एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो वो कितने हैं? 40, 45, 50 या फिर 55? थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है तो आप सही कर पाओगे, वरना गलत भी हो सकता है, इसमें आप तुक्के नहीं मार सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 आवर्स। ठीक है, तो 45 घंटे एक टीचर्स के मिनिमम वर्किंग आवर्स होते हैं एक हफ्ते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट ए टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। राइट टू एजुकेशन 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होता है? ऑप्शन देखिए हिंदी में भी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, ये भी सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NCF 2005 पे क्वेश्चन है कि NCF 2005 सजेस्ट सम एक्टिविटीज टू प्रमोट पीस एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनलिस्टेड इन करिकुलम फ्रेमवर्क। एंड जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 है, उसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, ये आपको बताना है। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्लियर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू प्रमोट एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन। ठीक है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ये एक शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। NCF 2005 टॉक्स अबाउट मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम। NCF है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2015 में बातचीत की गई है। देखा, मेजर शिफ्ट दिया गया अपन को, कौन सा होगा, चलिए बताइए। जी, गुड, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षा स्थायी है वह दिया जाता है, यहाँ से और कहाँ शिफ्ट हो गई, ज्ञान के विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है तथा इसकी संरचना की जाती है। पहले क्या था, ज्ञान स्थायी था और दिया जाता है, यह मान्यता थी, मतलब ये लोग मानते थे टीचर्स है ना स्कूल्स में। लेकिन अब वो वहाँ से शिफ्ट कहाँ हो गया, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जा सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही गलत है कि लर्नर सेंटर्स टू टीचर सेंटर। पहले टीचर सेंटर्स था, अध्यापक केंद्रित था, अब विद्यार्थी केंद्रित हो गया है, स्टूडेंट सेंटर हो गया, फिर लर्नर सेंट्रिक हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत है। शिक्षा केंद्र के विषय केंद्र होने चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, शिक्षक केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च
क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन रिसर्च पे। ध्यान से आप इस टॉपिक को पढ़ें। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं स्पेशल इसके टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आ सकता हूँ जी। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाइड एजुकेशनल प्रैक्टिस इन स्कूल एंड क्लासरूम। विद्यालय एवं कक्षा में शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये इसका क्या है? एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अपन कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोग कमेंट करना कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। NCF 2005 अंडर द हेडिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज बीन सजेस्टेड, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, ये बताना है आपको। खुली पुस्तक परीक्षा, या सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर इनमें से सभी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। आपके कमेंट्स में मैं ज़रूर आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उनको देखूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ये तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आप को कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से, कुछ आपने सीखा हो, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और आने वाली सीरीज़ से जुड़े रहें। आपको आने वाले टाइम पे वीडियो मिलती रहेगी, ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते रहेंगे। और आप अपने जो स्टडी है वो चेक करते रहें, टाइम के आपने कितना सीखा है। जो भी टॉपिक आपका वीक होता है आप उसको दोबारा पढ़ें और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करें अपने मार्क्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि हम बहुत सारे संख्याओं में स्टूडेंट्स जुड़ सकें और साथ मिलकर अध्ययन कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।